2008 10 मुहर्रम, सुबह 8 बजे का वक्त। हॉस्पिटल का कमरा, कमरे में मौजूद 5 अफराद। मैं सो रही थी बिस्तरे पे, काउच था पूरा, उसके ऊपर मैं सर रख के ऐसे सो रही थी। तकरीबन 5 दिन हो गए थे, सही तरह से नींद नहीं आई थी, क्योंकि अम्मी बहुत सीरियस थी। आहिस्ता आहिस्ता एक एक ऑर्गन उनका फेल होता जा रहा था और अब वो सिर्फ ऑक्सीजन की सपोर्ट पे थी। मैं ये इस तरह से सर रख के अम्मी के काउच पे, अम्मी के पास मैं लेटी हुई थी, सो रही थी। मेरा एक हाथ उनके हाथ पे था ऐसे, क्योंकि मुझे मैं सो रही थी, लेकिन मुझे ये कांस्टेंट एक महसूस हो रहा था कि वो सांस ले रही हैं अभी भी। और एक लम्हा होता था जो मुझे घबरा के मैं उठ जाती थी कि जब मुझे लगता था सांस रुक गया। तो बस वो लम्हा जो था वो आप कहते हो ना कि ना आए कभी, लेकिन उस वक्त बस कुछ एक प्रोसेस ऐसा था। इतने 5 दिन से हम, मतलब पिछले 10 दिन से अम्मी हॉस्पिटलाइज थी और हम चारों, अब्बू, मैं, मेरे भाई दोनों, कामरान, जीशान और मैं, हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनको यहाँ से कमरे में से छोड़ के जाने की, क्योंकि हमें लगता था कि अगर हम एक लम्हे के लिए भी गए तो कुछ पीछे से ना हो जाए। तो मैं सो रही थी इसी तरह से सर उनके रख के, और मेरा हाथ उनके हाथ पे था। आई कुड फील कि वो ब्रीथ कर रही हैं, छोटे छोटे सांस, उनका जिस्म हिलता था हल्के हल्के सांस से, तो मेरे हाथ में भी जुम्बिश आती थी। अचानक से लाइट ऑन होती है कमरे की। सुबह 8 बजे का वक्त है, ड्यूटी शिफ्ट होने का टाइम है, और वो सिस्टर हैं, वो अंदर एंटर होती हैं। सिस्टर अंदर एंटर होती हैं, मेरी आँख खुलती है, मैं उनको मेरे फ़ौरन नज़र कार्डिक मॉनिटर पे जाती है। कार्डिक मॉनिटर कांस्टेंट बीप कर रहा है, 60/30 ब्लड प्रेशर शो कर रहा है, और कांस्टेंट बीप 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 की आवाज़। कमरे में 6 अफराद हैं, सिस्टर समेत, पर आवाज़ सिर्फ एक, बीप बीप। इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा जैसे मौत, और वो बीप बीप की आवाज़। मेरी आंखें खुलती हैं, रोशनी से मैं उनका अम्मी को पहले देखती हूँ, फिर मेरा कार्डिक मॉनिटर की तरफ जाता है और वो कांस्टेंट बीप कर रहा है। सिस्टर मुझे कहती हैं कि जी वो मेडिसिन देनी है, ये देना। मैंने कहा जी बिल्कुल। मेडिसिन तो कोई थी नहीं, ऑफकोर्स वो आई थी देखने के लिए कि पैम्पर वगैरह चेंज करना है, ये वो, क्योंकि अब तो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज थी। बस वो ऑक्सीजन के ऊपर जो सांसें थी बस वो उतनी जी रही थी, तो और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। वो आई, उनको मैंने कहा ये पैम्पर वगैरह चेंज करना है तो आप ज़रा हेल्प आउट कर दें। वो आई, उनके साथ मैंने अब्बू वगैरह को बाहर किया। मैंने कहा अब्बू, कामी और शानी को मैंने बाहर किया, भाइयों को और अब्बू को। मैंने कहा ज़रा पैम्पर हम बदल लें। पैम्पर बदला है अम्मी का। फिर मैंने सिस्टर को बोला है, मैंने कहा जी ये मैंने बाकी चीज़ें भी करनी है। उन्होंने कहा जी मेरी ड्यूटी शिफ्ट हो रही है तो मैं आती हूँ, दूसरी को भेजती हूँ। वो जाती हैं, मैंने और अब्बू ने, हमने कहा कि यार ये देर हो रही है इनको, तो ये ना अम्मी के बेड सोर्स ना हो जाए पीछे, तो वो उठा के ना उनको, तो पीछे कमर पे हल्का सा वो पाउडर लगाया और थोड़ा सा लोशन लगाया, थोड़ा सा उनको सूद किया। जब उनको उठाया ना, तो वो ना एक सांस ले रही थी। एक लगा जैसे मुझे ना उनके दिल पे प्रेशर आया है, मतलब इतना नहीं उठता है बंदा तो आपके इस पूरे थॉरिक्स रीजन पे प्रेशर आता है। सर उनका एकदम से आगे की तरफ झुकता है, मैं पीछे करती हूँ उसको, क्योंकि ज़ाहिर है शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस, और वो बेहोश थी। तो मैं उसको जो है ना, उनको काम डाउन करती हूँ, उनको पीछे करती हूँ, पीछे से लगा के लोशन वगैरह। जब मैं उनको लिटाती हूँ तो मेरे मुंह से बस ऐसे ही निकलता है, उनके कान के पास जाके ना मैं उनको प्यार करती हूँ यहाँ पे, और मैं कान के पास बस इतना कहती हूँ या अल्लाह रहम। तो उसी मोमेंट में चल के उनके सामने, बिस्तरे के सामने जाती हूँ ना, तो मैं कार्डिक मॉनिटर को देखती हूँ तो वो फ्लैट हो चुकी होती है लाइन। तो मतलब द मोमेंट मैं उनके पास थी वो सांस ले रही थी, द मोमेंट मैंने कहा या अल्लाह रहम, शी वॉज प्रॉबली ब्रीदिंग, and the moment I moved and I just walked 5 feet, not even 4 feet away, she was no more. वो उसी लम्हे, वो 4 फुट के लम्हों में
शी पास्ट अवे। मैंने कार्डियक मॉनिटर देखा, उतने में सिस्टर एंटर हुई। मैंने कहा सर ये देखिएगा ज़रा। तो वो भागी भागी कहीं जाके ईसीजी मशीन वगैरह जो कुछ भी था वो लाने की उन्होंने। वो हमने जब उन्होंने किया तो वही एक स्लिप निकलती है विद फ्लैट लकीर। स्टोरी ख़त्म हो चुकी थी। अम्मी चली गई थी। हम 3 बच्चे हैं उनके, मैं सबसे बड़ी हूँ। 2 मेरे छोटे भाई हैं, कामरान एक ज़ीशान है, अब्बू हैं। डॉक्टर्स ने एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी अम्मी को पिछले कोई 10 दिन से एस्पिरेटेड निमोनिया हुआ था। यानी एस्पिरेटेड निमोनिया वो होता है कि जिसके अंदर आप लंग में ना आप कुछ आपके लंग में पानी पड़ जाता है, ठीक है। आपके लंग में आप इनहेल कर जाते हैं चीज़ें और आपका लंग प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा होता। और जब सांस नहीं आता इंसान को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका ब्रेन है, ब्रेन डैमेज होना शुरू होता है। ब्रेन के साथ और ऑर्गन्स हैं, ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं होता, हार्ट डैमेज होना शुरू होता है, ऑर्गन फेलियर में बंदा जाता है। तो एक 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 करके प्यादे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो हुआ यह था कि 10 दिन पहले खाना खाते हुए रूटीन में, क्योंकि वो बेड रिडन थी पिछले कोई 10 साल से, बेड रिडन थी 10 साल से। वो भी क्या था स्टोरी मैं बताऊंगी आपको, दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट, क्योंकि सोसाइटी को हमारे कुछ मैसेजेस जाने की ज़रूरत है बहुत शदीद। 10 दिन पहले हुआ यह था कि वो आपने देखा होगा कि जो लोग भी बेड रिडन होते हैं उनको आपको खुद फीड करना होता है। तो अम्मी को खाना खिला रहे थे हम, तो खाना खिलाते खिलाते वो अक्सर चोक कर जाती थी, ठीक है, अक्सर अवकाश चोक कर जाती थी। और वो बड़ी कॉमन सी बात थी, चोक कर जाती थी। लेकिन उस दिन का चोक बड़ा अजीब था यार, बहुत अजीब चोक था। पौना घंटा वो खांसी है, और इस तरह से खांसी है कि जैसे उस दिन ना कोई धमाका शमाका हुआ था, मुझे याद है। तो सारी एम्बुलेंसेज बिजी थी, 1122 वगैरह सब ना बिजी था इमरजेंसी। मैं तब जियो में काम करती थी। तो अचानक से उनको जब वो उनके फंसा है ना गले में, वो उनको जब खांसी शुरू हुई है तो वो इतनी शदीद थी कि हम उनको जब बाथरूम में लेके गए हैं, उनकी सिर्फ रेशा था जो बाहर आ रहा था। एंड उस रेशे के कांस्टेंट उसके अंदर शी कुडंट इन दैट सेंस शी कुडंट ब्रीथ इन, क्योंकि वो कांस्टेंट एक मतलब पैसेज चूंकि बिल्कुल आगे की तरफ निकला हुआ था, सब कुछ आगे क्यों फेंक रहे थे, तो सांस लेने का टाइम नहीं मिला। तो जब सांस लेते थे तो वो सारा कुछ लंग्स में चला जाता था, ठीक है। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो सांस उखड़ रही थी, अजीब सा सीन था। मैंने अबू को बोला, मैंने कहा यार बुलाते हैं एम्बुलेंस को। उन्होंने कहा नहीं अभी ठीक हो जाएगा। मैं कहा नहीं ठीक हो रहा है ये, क्योंकि हम लोग, क्योंकि आदत थी ना उन लोगों को कि यार हो जाता है। मैं कहा ये दिस इज खैर। एनीवेज हम लोगों ने, मेरे चूंकि उस दिन 1122 अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मेरे जानने वाले थे वहाँ पे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भाई प्लीज़ वी नीड इट ASAP। वो पौने घंटे में 1122 आई। हमने अम्मी को फटाफट शिफ्ट किया। ये थी 9 तारीख, 9 जनवरी 2008। हम हॉस्पिटल लेके गए सर्जीमेट, वहाँ लेके गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर ने इनको चेक किया है, वाइटल्स वगैरह चेक किए हैं। शी वॉज इन हर सेंसेस बट शी वॉज वेरी वीक। डॉक्टर ने कहा अगर 1 या 2 मिनट और आप लेट होते शी कुड हैव डाइड। तो ये सारा कुछ इनहेल कर गई हैं और सारा, और इनको शदीद लाइक ऑक्सीजन, फिर उनको टेस्ट वगैरह हुए, पता चला जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स हैं बहुत शदीद कम हो गए हैं वगैरह वगैरह। 4 दिन तक वो हॉस्पिटलाइज रही और उसमें ना वो बहुत वीक हो गई, ठीक है। अब जब वो वीक हो गई, उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि हमें लग रहा था कि यार घर जाके ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अम्मी ने इतनी पी काटी है, अम्मी ने इतना कुछ निकल लिया है अपनी ज़िंदगी में कि हमें लगता था ये भी ठीक हो जाएगा, जस्ट एन एपिसोड, ठीक है। और उस दिन 9 जनवरी को वी कुड नॉट इवन थिंक कि ये शख्स अगर हमारी ज़िंदगी से, जो कि बेड रिडन है, हमारे घर में एक बेड रिडन शख्स है जो कि हमारी माँ है, जो हमारी जान है, जिसमें हमारी जान है, जिसको हम सुबह शाम फीड भी करते हैं, नहलाते भी हैं, सब चीज़ें करते हैं, हमें कभी वो एग्नी नहीं लगती है, लेकिन वो हमारे लिए सब कुछ है। घर की बरकत है, घर की रौनक है, खामोश पड़ी एक बिस्तर पे, हमारे लिए सब कुछ है। हम सब बच्चों के लिए शी वॉज अ चाइल्ड, और हमने उनको बहुत अपनी तरफ से प्यार दिया है, लेकिन वो बहुत कम था शायद। जो उन्होंने हमारे लिए किया वो बहुत कम, उसकी निस्बत जो हम दे सके वो बहुत कम था। उसके बाद ये हुआ कि 4 दिन बाद हमें लगा कि हर वाइटल्स आर बेटर, शी इज़ लिटिल लेथार्जिक, हम घर ले चलते हैं। घर लेके गए, घर जाके सारा कुछ ड्रिप हर चीज़ घर में ऑर्गेनाइज की है वो चीज़ें। एक दिन गुजरा, उनकी कंडीशन बहुत गिर गई। हमने कहा यार नहीं, गेम कुछ थी नहीं है, इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वापस हॉस्पिटल लेके गए तो बस देखते ही देखते इधर लंग्स में पानी पड़ा हुआ था, इधर ब्रेन पे डैमेज शुरू हुआ, इधर से हार्ट पे डैमेज शुरू हुआ, इधर से किडनी फेलियर में गई, इधर से लिवर फेलियर में गई। इसे कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर।
वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जा रही थी, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद तीसरा, इस तरह से हो रहा था। मेरा भाई, दोनों भाई इंग्लैंड में होते हैं, उनमें से एक इत्तेफाक से आया हुआ था, छुट्टियों पे आया हुआ था, अम्मी से मिलने आया हुआ था। दूसरा वाला जो सबसे छोटा है जीशान, वो इंग्लैंड में ही था। अब इस टाइम में हम लोगों को लगा कि यार ठीक हो जाएंगी, उसको क्या इमरजेंसी डालनी, उसको पता ही नहीं था कि कोई सीन ऐसा हुआ, उसको पता रूटीन में हॉस्पिटलाइज है। जब काम गड़बड़ हुआ तो हमें समझ नहीं आई कि यार 16th आ गई, 15th या 16th आ गई। हमने कहा यार उसको बुला लेते हैं। अच्छा खैर, मेरे पापा हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने हमें कहा कि देखो यार सीन ये है कि काम गड़बड़ हो गया है, वेंटिलेटर पे डालना है। हमने कहा नहीं जी, वेंटिलेटर पे नहीं डालना, ये तकलीफ़ नहीं होने देनी। उन्होंने ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ काटी है। वेंटिलेटर पर डालने का मतलब है कि आप उन्हें आर्टिफिशियली ज़िंदगी देकर अपने आप को तसल्ली दें और उनको अजियत में डालें, ये नहीं हो सकता। हमने कहा जी हमारा म्यूचुअल डिसीजन था कि हम उन्हें वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे, वो अपनी ज़िंदगी, अपनी सांसें जितनी जीनी चाहती हैं, जितना जिस तरह से जीना चाहती हैं वो जिएंगी। उनके सारे जितनी चीज़ें एक्स्ट्राज उन्हें लगे हुए थे, सिर्फ एक ऑक्सीजन बैग लगा हुआ था, सिर्फ एक ऑक्सीजन का सप्लाई लगी हुई थी, उसके अलावा उन्हें रिलैक्स छोड़ दिया। उनको जानी थी चीज़ें जो उनके किडनी फंक्शन को, बाकी चीज़ों को मॉनिटर कर रही, देख रही थी, कर रही थी, उनकी चीज़ों को, वाइटल्स को मैनेज कर रही थी, लेकिन ऐसे नथिंग एग्रेसिव। खैर जीशान को फ़ोन करवाया गया कि यार तुम आ जाओ, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, शायद 16 को उनको फ़ोन किया, 16 को उसको फ़ोन किया है, 17 को वो आ गया है। जिस दिन वो आया है सुबह में, जिस दिन वो आया है उस दिन उनकी जो कंडीशन थी वो बस अब वो सॉर्ट ऑफ कोमा में चली गई थी। मतलब उन्होंने शायद आंखें खोल के शानी को नहीं देखा शायद। और शानी वो है जिसने सबसे छोटा होने के बावजूद उसने हाथों में खिलाया अम्मी को, हाथों में खिलाया। और वो आ गया, वो आया जब, तो वो बड़ा नॉर्मल था कि, और वो माशाल्लाह बड़ा चीयरफुल है, वो बड़ा चीयरफुल है। वो आया, उसने दरवाज़ा खोला, उसने अम्मी को देखा, उसने कहा, मैं भी उसकी शक्ल देख रही थी, उसने कहा अम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बिल्कुल इस तरह ना, बिल्कुल चीयरफुल है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी क्या हाल है, सिमा जी सब ठीक है, ये वो है। मैं कहा शानी सब ठीक है। वो अम्मी के पास गया, अम्मी ज़ाहिर है डीप स्लीप में थी, अम्मी को जाके कहता है अम्मी मैं आ गया हूँ, अस्सलाम वालेकुम। I couldn't hold it because I knew she was probably in the coma, probably she deep sleep, she couldn't respond to what he was saying, probably listen to him but not respond. And then what happened ke he got it, he got a shock कि नहीं ये तो अम्मी ठीक नहीं है, ये क्या हुआ है। he was in a denial, he couldn't really accept the fact कि ये जो कुछ हो रहा है ये वाकई रियल है, इज दिस रियली रियल। और मैंने उसके एक्सप्रेशंस वो चेहरे पे आते और जाते देखे, और मेरे चेहरा उसने देखा, और मैं काम थी, मैं कुछ नहीं कह रही थी उसे। और मैंने कहा शानी रिलैक्स, सब ठीक है। अम्मी कहता है कि शिवाजी ये बात क्यों नहीं कर रही हैं, ये क्यों नहीं कर रही हैं, अम्मी मैं आ गया हूँ, अम्मी मैं आ गया हूँ। मैंने कहा शानी एक मिनट यार, वो शी इज़ इन अ डीप स्लीप, अभी उठ जाएंगी, शी माइट लिसन टू यू। मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी शानी आ गया है, आपको इंतज़ार था उसका, आ गया है। अम्मी ने हल्की सी आंखें खोली, बहुत हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी आंखें, और मगर वो खुली भी नहीं पूरी, और वो बंद हो गई। तब शानी ने मेरी शक्ल देखी, एज एफ सीमा जी ये क्या, ये तो नहीं है। मैंने कहा शानी जस्ट रिलैक्स, मैंने कहा आई टेल यू व्हाट हैपेंड। खैर उसको जब ऐसे चीज़ें पता चली तो फिर वो थोड़ा सा हुआ कि आपने मुझे ये सब, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, आप लोगों ने पहले क्यों, यार चीज़ें इतनी तेज़ी से हुई हैं, हमें लगा सब ठीक हो जाएगा। खैर एनीवेज, अब वो 3 दिन थे, उन 3 दिन में ऑर्गन फेलियर फर्दर हुआ और चीज़ें हुई। जो सेकेंड लास्ट रात थी अम्मी की, उस दिन बहुत तकलीफ दे रात थी। उनकी लेबर्ड थी ब्रीदिंग, वो खींच के सांस लेती थी, और उस सांस में पता चलता था कि सांस क्या होती है। आपको अहमियत एक सांस की समझ में आती है कि एक सांस जो हम लेते हैं उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या होती है, जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं शायद। वो एक छोटा छोटा सांस था, हम सब उनके इर्द गिर्द थे, सारी फैमिली थी, सब कलमा पढ़ रहे थे। और वो रात उन्होंने निकाली पूरी। और फिर अगले दिन वो हुआ जो मैंने इस पूरे बात के शुरू में बोला कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, एक लम्हा था और चीज़ें ख़त्म हो गई।
अम्मी को जो बीमारी थी बेसिकली, मैं आज उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी बिकॉज वो एक बहुत बड़ा हशश है हमारी सोसाइटी में। हमारे यहाँ जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको बड़ा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा ना हश हश किया जाता है, उनके बारे में बात नहीं की जाती। अम्मी को बेसिकली एक बीमारी थी। अम्मी मेरी पहले तो मेरी अम्मी कौन थी? मेरी अम्मी बेसिकली एक डॉक्टर थी बाय प्रोफेशन, MBBS, एंड सारी ज़िंदगी उन्होंने अम्मी अब्बू ने मिल के हॉस्पिटल हमारा रन किया है, और माशाल्लाह बड़ी शिफा थी उनके हाथ में, और बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे। और मैं जब ये व्लॉग जब से करना शुरू हुई हूँ ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम अपनी अम्मी की झलक हो, तुम अपनी अम्मी की झलक हो। तो मुझे लगता है कि यार इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे और क्या मिल सकता है कि मैं अपनी माँ की झलक हूँ। तो खैर वो बड़ी एनर्जेटिक थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी रौनकी थी, और उनकी हंसी, उनके कहके, उनकी शरारतें सब जगह पे मशहूर थी। उनके कॉलेज में भी थी। वो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था 78 में, और उसके बाद उन्होंने वहीं पढ़ाया फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर अर्ली रिटायरमेंट ली बिकॉज अम्मी को 95 में एक बीमारी डिटेक्ट हुई। 2000 में रिटायरमेंट ली। अर्ली हुआ ये कि ना अचानक से अम्मी की एब्रप्ट एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होनी शुरू हो गई। ठीक है, डिप्रेशन के अटैक्स थे, एब्रप्ट एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो गई, और वो बड़ी शूटिंग मूवमेंट्स नहीं, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे हाथ यहाँ है ना, ठीक है, मुझे मेरे कब्जे में है ये हाथ, मुझे पता है कि यार मैंने ये हाथ मूव नहीं करना, लेकिन अचानक से अगर ये शूट आउट कर जाए, ठीक है, अचानक से ये कहीं और चला जाए, मेरे चेहरा है, मेरे एक्सप्रेशंस है, मेरी निगलना है, मेरा बैठना है, मेरी बात करना है, ये हर चीज जो कोऑर्डिनेशन होती है हमारे जिस्म की, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड थी। ठीक है, यानी ना वो चल सकती थी सही तरह, ना वो बोल सकती थी, ना वो खा सकती थी। ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुई। 95 में उनके इनिशियल सिम्टम्स आए, 2000 तक 97 तक शी वाज लाइक इन अ क्वाइट अ बैड स्टेट। 97 में वो अमेरिका चली गई इलाज करवाने के लिए। पता ये चला कि जो बीमारी है उनको, जो कि पाकिस्तान में भी बड़ी मुश्किल से पता चला, क्वेरी करना होता है कि आप डाउट करता है डॉक्टर कि शायद ये बीमारी है, उस पर अम्मी ने बड़ा रिएक्ट किया। अम्मी ने बहुत रिएक्ट किया उस बीमारी पर। उस बीमारी का नाम है हंटिंगटन्स कोरिया, जाके ढूंढिएगा, हंटिंगटन्स कोरिया। ये बीमारी उनको पता चला कि है। अम्मी को डॉक्टर थी, अम्मी को जब पता चला तो अम्मी ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो कभी भी नहीं, बड़ी काम बंदी थी, बड़ी काम, कूल एंड काम। लेकिन उन्होंने जब सुना ये तो उन्होंने रिएक्ट कुछ इस तरह से किया जैसे उन्हें किसी ने पता नहीं क्या कह दिया। आई स्वेयर, मुझे याद है मैं उनके साथ आगा खान हॉस्पिटल गई कराची, और मैंने वहां जाके जब उनका रिएक्शन देखा, शी वाज एक्चुअली अग्रेसिव। शी सेड पागल का बच्चा है, इसको पता नहीं है। मैं कहा यू नेवर टॉक लाइक दिस, क्या हो गया है? कहती हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या है भाई, बीमारियां हो जाती हैं, व्हाट्स रॉन्ग? एंड आई वाज लाइक hardly 16 17 at that time. No, even younger. I was 13 or 14 at that time. तो 14-15 थी most of। तो मुझे इन्हें कहा क्या हो गया, कुछ नहीं होता, इजी हो जाए। खैर मैंने जाके ढूंढा, देखा, पता किया, तो यार वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इस बात का मतलब ये है, हमारे जिस्म में ना कुछ क्रोमोसोम्स हैं जो ऑटोसोमल हैं, कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स। वो ऑटोसोम्स वो होते हैं, बेसिकली सादी जबान में मैं आपको बताऊं, जो आपके जिस्म के सेल्स होते हैं ना, उनमें जीन्स होती हैं। ठीक है, कुछ डोमिनेंट जीन्स होती हैं, कुछ रिसेसिव जीन्स होती हैं। जो डोमिनेंट जीन्स होती हैं ना, वो आपके अंदर अपेयर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो रिसेसिव जीन्स होती हैं वो इस चीज पर डिपेंडेंट होती है कि 2 रिसेसिव मिलेंगी तो प्रोमिनेंट होगा, लेकिन अगर एक डोमिनेंट जीन आ गई है तो वो अपना आप शो करेगी। इस बीमारी के साथ प्रॉब्लम ये था कि इनको ये था कि अगर ये मेरे में है तो मेरा हर बच्चा इससे 50-50 चांस पे है, ये या तो आ रहा है या पार है, ये बीच की कोई गेम नहीं है। खुद वो इस डिनाइल में इसलिए थी कि वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थी कि बीमारी है, क्योंकि डिनाइल तो हम सबका प्रॉब्लम है ना, हम सबका प्रॉब्लम है। हम डिनाइल करते हैं उन चीजों पे जो हमें तकलीफ देती हैं, जिनको हम नहीं मानना चाहते। मैंने जाके इस पर रिसर्च शुरू की। जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मैंने देखा कि इस पे पाकिस्तान में तो खैर कुछ भी नहीं है, ना टेस्टिंग है, ना काम है, ना कुछ। डॉक्टर्स भी इतनी मुश्किल से हम लोग लाइक कराची ढूंढ के गए, उसने भी क्वेरी की, उसने कहा बाहर से पता कराएं, फलाना कराएं। तो इवेंचुअली ये हुआ कि अम्मी और अबू बाहर चले गए। जब बाहर गए तो ट्रीटमेंट के पैटर्न्स भी बिल्कुल डिफरेंट थे, दवाइयाँ बिल्कुल डिफरेंट थी। ये था कि जी शायद उनकी कोई स्पाइनल सर्जरी होगी तो वो जी उसमें होता क्या, जो आपका सेरिब्रम है ना, दिमाग का हिस्सा, वो
डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं आपके जिस्म की वो इफेक्ट होनी शुरू होती हैं, जिसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन है। और कोऑर्डिनेशन ये छोटा सा वर्ड है, आप जाके ढूंढें, आप जाके ऑनलाइन में सर्च कीजिएगा कि हंटिंगटन्स डिजीज के पेशेंट्स की हालत क्या होती है। तो वो कोऑर्डिनेशन जो अनायत है ना अल्लाह की, हमें आपको समझ आ जाएगा कि वो जब कोऑर्डिनेशन ही आपके पास नहीं होती तो आपकी जिंदगी जो है वो जीरो पे चली जाती है। ना आप चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना टिक के बैठ सकते हैं। आपकी एक दिन में 3 से 5,000 कैलोरी सिर्फ टिक के बैठने पे लूज होती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कांस्टेंट मूवमेंट होती है, कांस्टेंट मूवमेंट, और इतनी एब्रप्ट होती है कि मैं आपको एक किस्सा समझाऊं कि बताऊं कि जब मम्मी को खाना एक दिन खिला रही थी तो ना मैं जल्दी में थी, मेरे ऑफिस निकलना था, मम्मी को खाना खिला रही थी तो मेरे प्लेट में ना छोटे छोटे पीसेस करके रख देते थे, ठीक है। और हमारी कोशिश होती थी कि अम्मी ना उसको बाइट को उठाएं और खाएं, वरना वो नहीं कर सकी तो हम खिलाते थे, लेकिन हमारा होता था कि थोड़ा थोड़ा इनका ना मूवमेंट रहे ताकि चीज़ें चलती रहें। अब हुआ ये कि जिस वक्त उनको हमने खिलाने की मैंने प्लेट रखी हुई थी, मैंने साथ पानी रखा, पानी उनको पाइप के साथ देते थे या फिर फीडर के साथ देते थे। तो अब हुआ ये कि जिस वक्त मैंने उनको ये चीज़ करने की कोशिश की ना, उनका हाथ जोर का शूट किया और वो प्लेट जो थी वो उड़ के पूरे कमरे में और वो सब खाना गिर गया। अब मेरा जो था ना, क्योंकि उस बेचारी का कसूर नहीं था, उनका कसूर नहीं था, उनकी बेचारी की बीमारी ऐसी थी कि मुझे एट द एंड जब्त किया मैंने, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन वो बेचारी इतने उसमें चली गई, गिल्ट में चली गई कि ये मेरे से जो हो गया है इससे मजीद सबीन लेट होएगी और मजीद काम खराब होगा। एंड शी, जिस तरह होता है ना एक मोमेंट आप रियलाइज करते हो कि एक बंदा इस मोमेंट शायद अपने आप को कर्स कर रहा है, शायद। मैं कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि बेबसी का क्या आलम है, बेबसी किस लेवल पे इंसान को तंग करती है, जिस टाइम पर इंसान अपने बस में नहीं होता। उसका दिमाग उसके पास होता है, उसका दिमाग उसका फुल एक्टिव होता है, मेमोरी भी ठीक होती है, उसको समझ भी सब आ रही होती है, मगर वो जो उसके जहन में है ना वो उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग और जबान की जो कोऑर्डिनेशन है, आप समझिए कोऑर्डिनेशन किस किस लेवल पे है, वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रही होती है। और जिस वक्त वो जबान अदा कर रही होती है तो लफ्ज और जबान की कोऑर्डिनेशन और मस्कुलर पूरे पैटर्न की जो कोऑर्डिनेशन है वो ही नहीं हो रही होती। तो आज बोलता भी है बंदा तो भी इतनी स्लर्ड स्पीच होती है कि वो चीज़ें मैनेज ही नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने इस तरह के इवेंट्स बहुत सारे होते थे। तो अब हुआ ये कि जब वो इस किस्म की कंडीशन में होती थी ना, तो लोग जो थे ना वो उन पे ना बिला वजह तरस खाते थे और सबसे बड़ी जो चीज़ हमें बुरी लगती थी वो ये होती थी कि जिस वक्त आप महफिल में होते थे तो लोग मुड़ मुड़ के यूं देखते थे और कांस्टेंट आके ना बाकायदा मेक श्योर करते थे कि अगले को रियलाइज हो, अगले को पता चले कि जी हम घूर रहे हैं आपको, ठीक है। और वो तो करते ही करते थे, साथ में जो बच्चे होते थे उनके, ठीक है, वो तो बाकायदा तमाशा बनाते थे इस बात का, ठीक है, बाकायदा तमाशा बनाते थे। और मुझे याद है एक दफ़ा कि अम्मी ने मुझसे जिद की कि मेरे जानने वाले हैं, उनकी बहन की आगे से फ्रेंड की फलाने की शादी है, तो मैंने जाना, उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया। मैं कहा अम्मी आप कंडीशन देखो अपनी, जाके आप थक जाओगे, रहने दो, मत जाओ, इतना दूर का क्या जरूरत है जाने की। उन्होंने इतना कहा, इतना इंसिस्ट किया, हम चले गए। यार वहां पे जो हालात थे कि छोटे छोटे बच्चे ना, उनके पेरेंट्स को तमीज कि वो इस चीज की रियलाइजेशन दिलाएं कि इफ देयर इज समबडी हु इज नॉट नॉर्मल इन द रेगुलर नॉर्मल सेंसेस, तो आप अपने बच्चों को ये तमीज सिखा लें कि बच्चों को टिका के एक जगह बिठा लें। वहां बकायदा तांता बना हुआ था जिसके ऊपर बच्चे आ रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और अम्मी नजर आ रहा है अम्मी को, उनका ब्रेन बिल्कुल शी वाज वर्किंग एंड शी डिडंट से एनीथिंग, शी जस्ट, उनकी सिर्फ आंखों में आंसू आए थे। और मैंने उस दिन अम्मी को कहा था, मैंने कहा अम्मी फॉरगेट अबाउट पीपल नाउ, ठीक है, लोगों की खातिर खुद अपने आप को एग्नी में डालने की जरूरत है। एंड दिस इज व्हेन आई एम टॉकिंग दिस इज लाइक व्हेन आई वाज 14-15 हार्डली 14-15 या 15-16 हार्डली। एंड अम्मी को हमने लिया, हम घर आ गए और अम्मी सारा रास्ता बहुत रोई उन्होंने। मैंने कहा अम्मी आपको क्या आपको मतलब, लेकिन मेरा सवाल है लोगों से कि आप में क्या इंसानियत नहीं है, ठीक है, कि मैं भी उस तकलीफ से गुजर रही हूँ, यानी मैं उन बच्चों को जैसे मक्खियां उड़ाते हैं उस तरह से उड़ा रही हूँ, वहां से उनको परे कर रही हूँ कि बेटा प्लीज साइड पे हुए, दिस इज नॉट ऑन। और मैं अम्मी के सामने भी नहीं कहना चाह रही कि अम्मी को ज्यादा बुरा ना लगे, और वो बिल्कुल चूंकि अम्मी के सामने है तो जाहिर है मुझे तकलीफ भी हो रही है। और मैंने उनको पीछे किया, मैंने उनको तरीके से किया, मैंने 2-4 लोगों को भी कहा कि आपके बच्चे हैं, आप उनको संभाल नहीं सकते। और जाहिर है मेरे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं छोटी बच्ची खुद थी, तो मुझे खुद भी मुश्किल लग रहा था कि मैं ये बात किस तरह से लोगों तक कहूँ।
खैर वो इस तरह का इवेंट था। फिर जब खैर उनकी बीमारी जो थी वो ग्रेजुअली बिगड़ती चली गई। इस दौरान ये जो तकलीफ थी कि ये बच्चों में भी हो सकती है, ये जो तलवार थी ना ये हमारे टंगी रही, ठीक है। इसने हमारे रिश्ते भी ख़राब किए, इसने हमसे लोगों को भी दूर किया, इसने हमारे लिए सवाल भी उठाए बिला वजह के, ठीक है। हालांकि कि जी बच्चों को भी हो जाएगी, बच्चों को होगी तो फिर क्या होगा। तो हम छोटे छोटे थे ना, तभी से हमने ख्वाब बुनने छोड़ दिए थे। बंदा मतलब अपनी जवान उम्र में आता है तो बंदा सोचता है ना कि यार मैं ये मेरी फैंटेसाइज करता है लाइफ को, ठीक है। हमने वो छोड़ दिए थे, ठीक है। हम छोटी सी उम्र से स्ट्रगल में लग गए। अम्मी जब बीमार होनी शुरू हुई थी, अम्मी को मैं हॉस्पिटल में असिस्ट करने लग गई। फुल टाइम मैं पढ़ा भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, साथ में हॉस्पिटल में फुल टाइम असिस्ट कर रही हूँ। मैं अम्मी को बाकायदा ऑपरेशंस में और सिजेरियन सेक्शंस में और इनडोर और आउटडोर के सारे कामों में मैं असिस्ट करती थी। तो लोग समझते थे प्रॉबली सबीन भी डॉक्टर है या सबीन डॉक्टर बन रही है, लेकिन एक्चुअली मेरा मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं था। बिकॉज जब से अम्मी का प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ था तब से अब्बू ने मुझे कहा कि यार, हालांकि मैंने डॉक्टर ही बनना था, मेरा दिमाग में और कुछ भी नहीं था, मुझे डॉक्टर ही बनना था। और सबसे बड़ी बात हमारा अपना हॉस्पिटल था, तो मुझे था कि यार अगर मेरे लिए कोई प्रोफेशन है और जिसमें मुझे मज़ा आता है, जिस टू सर्व पीपल टू, वो मुझे यही है और मुझे यही करना है। बट जब अम्मी का डायग्नोज हुआ प्रॉब्लम, तो मैंने ये अब्बू ने मुझे कहा कि यार देख लो, इतनी लंबी पढ़ाई, फिर हाउस जॉब, फिर डे नाइट की ड्यूटी, अम्मी का क्या होगा। मैंने कहा कि हाँ ठीक है। मेरा एडमिशन हो भी गया कहीं एक जगह, ये डेंटल मेडिकल कॉलेज है जो ये इधर हो भी गया, लेकिन LMDC, लेकिन मैंने ये तब नया नया खुला था, लेकिन वो मैंने नहीं ज्वाइन किया। फिर मैंने IT ज्वाइन कर लिया। खैर मेरी स्टोरी नहीं है ये, तो खैर वो ये सीन हुआ। तो अम्मी ने जो अपने 1995 से लेके 2008 तक का जो टाइम था ना, वो इस तकलीफ में गुजारा, जिसमें से 2000 ऑनवर्ड्स शी वॉज काइंड ऑफ बेड रिडन, ठीक है। तो मैं आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, और अम्मी के जाने से पहले ना मुझे, अम्मी की वफात से पहले मुझे ख्वाब आया था। वो ख्वाब क्या था कि अभी अम्मी को वो अटैक नहीं हुआ था, वो जो चोकिंग हुई थी ना, वो नहीं हुआ था। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं ना एक समुंदर किनारे खड़ी हूँ और लहरें हैं, वो आती हैं, मेरे पैरों को छूती हैं और इतना सूदिंग मुझे इफ़ेक्ट देती हैं, और फिर वो निकल जाती हैं, फिर आती हैं, सूदिंग इफ़ेक्ट देती हैं, निकल जाती हैं। और अचानक से क्या होता है कि ना सब खुश्क हो जाता है, दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, एकदम से खुश्की है। समुंदर है पर खुश्की है। मैं कहती हूँ पानी कहाँ गया, पानी तो यहाँ था अभी। मैं डरते डरते चलती आगे तक चली जाती हूँ। आगे तक जब मैं जाती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इसके आगे नहीं मैं जा सकती, बिकॉज दिस इज द एंड। इसके आगे मैं नहीं जा सकती, आई एम नॉट अलाउड, आई कैन नॉट। एंड द मोमेंट मुझे वो फीलिंग आती है, आई एम आउटसाइड माई हाउस, there are many people around, and there are like people in white clothes, ठीक है, and there are many people around, और बस ये टोटल ख्वाब था। मुझे कुछ ख्वाब होते जो अटक जाते हैं दिमाग में, और ये वन ऑफ दोज ख्वाब था जो मेरे दिमाग में अटक गया कि इस ख्वाब का क्या मतलब है, ये क्यों मेरे दिमाग में अटक गया। और जब अम्मी फौत हो गई तो मुझे समझ में आया कि बेसिकली वो जो 9 या 10 दिन थे जिसमें अम्मी की कंडीशन डिटोरिएट की है, ये वो टाइम था, वो जो खुश्की का पैच मैंने देखा। मैं 1 सेकंड आती हूँ। आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो हाँ, सो मैं किधर थी, मैं ये बता रही थी कि मैं पता नहीं किधर थी। मैं ये शायद बता रही थी कि हाँ, वो ख्वाब जो था ना, वो बड़ा
तंग करने वाला था मुझे। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा यार ये बेसिकली वो जो पानी मेरे पैरों को छू रहा था वो माँ की ठंडक थी, माँ की ममता थी जो मुझे सूद करती थी। फिर वो जो खुश्की का पैच था वो दिन थे जिसमें वो शी वॉज लाइक वेरी बैडली इल। और उसके बाद वो जो खाई थी या वो जो नोबो एरिया था वो प्रॉबली वो जगह थी जहाँ अगली ज़िंदगी, अगला जहान का मामला शुरू हो जाता है। उसके आगे मेरा साथ नहीं था उनका। और फिर वो ट्रांजिशन स्विच जिसमें मैं घर के बाहर अपने बहुत सारे लोग देखती हूँ। इट वॉज वेरी क्लियर मैसेज बट आई कुडंट गेट इट व्हेन आई हैड इट, व्हेन इट ऑल हैपेंड देन आई एग्जैक्टली गॉट इट। मैं कहा यार, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर इंस्टेंट उस दिन अगर 9 तारीख को ये हादसा पेश आ जाता तो हम संभल ना पाते। अगर उस 9 तारीख को अम्मी के साथ ये जो वाकया जो डॉक्टर ने कहा 2 मिनट लेट है आप, जो मैंने शुरू में बताया, वो 2 मिनट अल्लाह ने हमें इसलिए दिए क्योंकि उसने हमें ये 9 दिन देने थे और हमें मेंटली प्रिपेयर करना था कि यू नीड टू लर्न टू लिव विदाउट हर। उस लम्हे अगर वो चली जाती हैं दुनिया से तो शायद हम रिकवर नहीं कर पाते, हम शायद संभल ही ना पाते, हम शायद बहुत बुरी तरह टूट जाते। लेकिन जब वो टाइम आया तो हमें खुद डॉक्टर्स ने पूछा वेंटिलेटर पे डालना है और हमने कहा नहीं। और जब वो वेंटिलेटर पे नहीं डाला और फिर भी उन्होंने 3 दिन खींचे विदाउट वेंटिलेटर अपने ओन पे, अपनी विल पावर पे, तो पता ये चला कि इंसान की एफर्ट्स, इंसान के मामला, इंसान की सोच, इंसान की अकल, इंसान की हद वो जात से बहुत ऊंची है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, उस जात की जो अकल, समझ और उसकी जो हिकमत है वो इंसान की समझ से बहुत ऊपर की है। हम जिस हद तक सोच सकते हैं, हम एक हद तक सोच सकते हैं ना, हम महदूद हद तक सोच सकते हैं। उस महदूद हद के बाद लामहदूद है और उस लामहदूद की हमें नहीं समझ में आती। अल्लाह ने हमें अगर वो 9 दिन ना दिए होते, हम संभल ना पाते, तो अल्लाह हमसे प्यार करता है। अल्लाह ने उनको वो वक्त दिया क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने उन दिनों में उन तीनों बच्चों को देख लिया, उन्होंने उन तीनों के प्यार को महसूस कर लिया, हम तीनों को एक्सपीरियंस कर लिया उन्होंने। ठीक है, हमें सब्र दे दिया कि जब वो when she passed away we were composed, हम कंपोज थे, हम चीखे नहीं मारे थे, हम धाड़े नहीं मारे थे, हम नॉर्मल थे। और ये हम वो हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे ये बात। तो ये बात मैं बस समअप यूं करना चाहूंगी कि वो माँ जिसको हम किसी मतलब उसमें नहीं ना समझते थे, मतलब कि हमें लगता था कि यार ये तो बेचारी बेड रिडन है, अब ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो बस टोटली मोहताजी पे चली गई हैं। वो उस मोहताजी में हमें कुछ चीज़ें बता के गई। पहली चीज़ ये थी कि इंसान की एक हद है, उससे आगे नहीं सोच सकता। तुम लोग मेरे लिए अरेंजमेंट्स करते रहे, तुम लोग मेरे लिए सब कुछ करते रहे, ये दवाई वो दवाई, ये इंतजामात वो इंतजामात। एट दी एंड 3 दिन मैंने अपनी विल पावर पे जो खुदा ने मुझे अता की है उसके ऊपर मैंने गुजारे हैं। कोई चीज़ नहीं थी एक्स्ट्रा। वो सांसें मेरी लिखी थी, वो मुझे नहीं जीनी थी, वो मैंने जी ली। उन्होंने हमें ये बताया अपनी ज़िंदगी में खामोशी के साथ कि वो कितनी उनके लिए कि ये जो वक्त अल्लाह देता है आपको, इसकी क्या अहमियत होती है। वो ये बता देंगे विल पावर की क्या अहमियत होती है। वो ये बता देंगे अल्लाह कितना प्यार करता है अपने बंदों से, जिनको लेके जाता है उनको भी, जिनको छोड़ जाता है पीछे उनको भी। और ये वो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। और हम अपने तौर, और सबसे बड़ी जिंदगी की हकीकत क्या है? जिंदगी नहीं है, मौत है। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो मौत है। और ये मौत हमें एक्चुअली बताती है बेसिकली कि जिंदगी का मकसद क्या भी था और फिर जो हमने जिया वो क्या था और जो फिर आगे मिलने वाला है वो क्या है। ये सब मैसेजेस वो खामोश खातून झेलती रही, बेलती करती रही और निकल गई इस दुनिया से। एक मैं आपको बात बताऊं, अम्मी को इतनी तकलीफ में मैंने सारी जिंदगी देखा है छोटी उम्र से, और लिटरली बच्चों की तरह हम लोगों ने उनको किया है, लेकिन मैंने कभी उनके माथे पे शिकन नहीं देखी। सब्र क्या होता है ये मैंने अपनी माँ से सीखा। हम बीमार होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं ना, हम कोसते हैं, उन लोगों को कोसते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, हम अल्लाह से शिकवा करते हैं। मैंने कभी नहीं मैंने उनको शिकवा करते देखा, मैंने कभी उनको गिला करते नहीं देखा, ना खुद से ना कोसते देखा, किसी को भी नहीं। उनसे जब पूछा था ना अम्मी क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र, ये उनका पेट जुमला होता था, अल्लाह का शुक्र। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि इंसान तकलीफ में हो, परेशानी में, और उससे कोई पूछे और वो कहे अल्लाह का शुक्र। पता है आपको इस बात का कितनी बरकत होती है इस चीज की।
कितनी अनायत होती है। और 10 मुहर्रम के दिन वो फौत हुई हैं सुबह में, और उस दिन कब्र का कोई सीन नहीं था, इतना रश, इतना सब कुछ, और सब कुछ अजीब सीन था और हर कुछ स्मूथ था। द मोमेंट शी पास्ड अवे, थोड़ी देर बाद वो अपने मामलात उनके आगे सुपुर्द थे। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के सारे दरवाजे जो मैंने बंद कर दिए थे अपने लिए, शादी का, आगे जाके पढ़ने का, प्रोफेशनली चीज़ों को परस्यू करने का, ग्रो करने का, वो सब दरवाजे जो मैंने अपने लिए खुद बंद कर दिए थे, जो चीज़ें मैं बस बड़ी टाइम बाउंड के साथ कर रही थी, वो चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए दरवाजे खुलने शुरू हो गए। अम्मी फौत हुई हैं, अम्मी के फौत होने के साथ ही इनाम से मेरी मुलाकात होती है अचानक। उसके बाद अचानक से मेरी शेवनिंग स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो जाती है, मतलब मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए, सेकेंड मास्टर्स के लिए। अचानक से मुझे वन वर्ल्ड मीडिया की तरफ से, यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से मुझे मेरा जो हेल्थ शो था जो मैं जियो के लिए कर रही थी, उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट रिसीव होता है। अचानक से मेरी मंगनी हो जाती है, लाइक विद इन 3 मंथ्स ये सब कुछ हो रहा है, विद इन डेज हो रहा है, विद इन वीक्स हो रहा है। उससे पहले हर चीज़ बंद थी और मैंने भी परस्यू नहीं किया था। उसके बाद मेरा इनाम के साथ जिस दिन 3 महीने अम्मी के ख़त्म हुए हैं, उसके वफात के बाद मेरी उस दिन रुखसती थी, मतलब शादी भी हो गई, मतलब जिंदगी में इंसान भी आ गया, रिश्ता ही पक्का हो गया, मंगनी भी हो गई, शादी भी हो गई। और उसी साल मैं बाहर चली गई पढ़ने के लिए, और फिर जिंदगी चल सो चल आगे निकल पड़ी। तो माँ की जगह जो है ना वो कोई नहीं ले सकता, ये हर एक की माँ का मामला है, ये कोई भी नहीं ले सकता। और जो सबक माँ सिखाती है ज़िंदगी में, जो माँ के बनने के बाद आपको महसूस होते हैं, बिकॉज मेरी ज़िंदगी के जितने बड़े डिसीजंस थे, जितने बड़े मरहले थे, वो सब माँ के बगैर थे। मेरा ये सब अचीवमेंट्स, आपको पता है जब मैं वो हेल्थ शो करती थी ना, तो मैं उसमें कई पैकेजेस होते थे जिसमें मेरी वॉइस ओवर भी चलती थी, तो जियो पे आता था वो। तो जब मेरी वॉइस ओवर आनी, अम्मी इस तरह पे लेटा हो ना, अम्मी की जिस समय एक जुम्बिश आती थी, अम्मी कहती थी तुम्हारी आवाज़, मैं कहती थी हाँ मेरी आवाज़। तो मैंने कहा आप पहचान लेती हैं? कहती हाँ। मैं कहा लगे टीवी में मुख्तलिफ आती है। कहती तुम्हारी आवाज़। वो बहुत खुश होती थी मेरा काम देख के, मेरे प्रोग्राम्स को देख के, मेरे कंटेंट को देख के, बिकॉज हेल्थ शो था तो वो इन्जॉय करती थी, क्योंकि ज़ाहिर डोमेन थी उनकी। और वो जब ये चीज़ें करती थी तो मुझे मज़ा आता था, मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी उनसे। और तो मतलब ये चीज़ें हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी माँ से, और मुझे लगता है कि आज भी जो कुछ मैं हूँ, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, आज जो कुछ अल्लाह ने मुझे जितनी इज़्ज़त दी है, आप सबका प्यार दिया है, अल्लाह ने मेरे लिए जो भी मेरे पे एहसान किया है, वो उसमें मेरी माँ की दुआएं हैं, उनका प्यार है। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उन्हें, और मुझे लगता है कि वो जगह कोई नहीं ले सकता। और मैं चूँकि बहन भी कोई नहीं है, भाई भी दोनों बाहर होते हैं, और बड़े जो मरहले हैं ज़िंदगी के वो सारे मैंने अकेले ही हैंडल किए हैं। मतलब अजान का पैदा होना, मेरी शादी, बड़े बड़े जितने हैं, मेरा बड़े डिसीजन ज़िंदगी के, भाइयों की शादी, फिर अजान का पैदा होना, फिर उससे पहले मेरा एक बहुत मिसहैप हुआ था, मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी जो कि मेरी ट्यूब फट गई थी, रप्चर हो गई थी, उसमें भी मदरली फिगर नहीं थी कोई, और इस तरह की चीज़ें। मेरी सास थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह ने ज़िंदगी दे, वो थी। लेकिन जो माँ से बात आपको मिलती है, ज़ाहिर है वो एक एलिमेंट होता है जो कमी रह जाती है। इसी तरह मेरी जितनी प्रोग्रेशन है ज़िंदगी में, जो कुछ भी अल्लाह पाक मुझे अता कर रहे हैं, ये सब वो देखने के लिए यहाँ पे नहीं है। लेकिन मुझे लगता है हर लम्हे कि उनकी दुआएं, उनकी बेस्ट विशेज़ हैं। जो प्रॉब्लम, वो ना खामोश जब लेटी होती थी ना, बोलती नहीं थी कुछ ना, क्योंकि बोला नहीं जाता था उनसे, बड़ी मुश्किल से बोलती थी। तो मैं उन्हें अक्सर कहती थी अम्मा क्या सोचती रहते हो? तो वो आगे से ना कहती थी कुछ नहीं। मैं तो अम्मी ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ तो सोच आती होगी। बस इतना मुंह से निकलता था, तुम लोग, बस मतलब तुम लोगों की फिक्र करती रहती। अल्लाह उन्हें भी, और जितने पेरेंट्स जिनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह उन सबको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो ज़िंदा हैं, मेरे अब्बू हयात है, अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी सेहत दें। और अब्बू ने बहुत साथ दिया अम्मी का, अब्बू ने बहुत ज़्यादा अम्मी का ख्याल किया है उनके उन ईयर्स में। मेरे भाइयों ने बहुत किया, लेकिन मैं जब पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है नहीं, वो सब उससे ज़्यादा वो डिज़र्व करती थी, उससे ज़्यादा वो प्यार डिज़र्व करती थी। और पता नहीं है,
ये दिन, आज का दिन, मैंने कभी भी अम्मी के जाने पर कभी मैंने मदर्स डे को, बल्कि उनकी होते भी मैंने कभी मदर्स डे को सेलिब्रेट नहीं किया, मेरे लिए हर डे मदर्स डे है। लेकिन आज मुझे लगा कि जो जगह अल्लाह ने मुझे अता की है, जो प्यार मिला है दुनिया से मुझे, जो जगह इज्जत दी है, मैं ट्रिब्यूट तो बनता है वहाँ को, क्योंकि ये शायद उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं का प्यार है, उन्हीं का वो जो खामोशी से सोचते रहते थे, सोचती रहती थी वो चीज़ें हैं। तो वो आज मेरे लिए, मेरे सामने, सिर्फ मेरे नहीं, भाइयों के सामने है, दोनों के, उनकी औलादों के सामने है, बरकत की सूरत में हमारे सामने है। तो ये बड़ी चीज़ होती है कि माँ हो, माँ की दुआ हो। माँ जब नहीं होती है, जिनकी हैं उनकी कदर करें प्लीज़। और माँ बड़ी प्यारी चीज़ है। अपना ख्याल रखिए, अपनी माँओं का ख्याल रखिए। वैसे तो हर डे मदर डे होता है, हर डे मदर डे होता है, लेकिन आज का दिन सब माँओं के नाम, मेरी माँ के नाम, अपना ख्याल रखिएगा। अगर हाँ आपको क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं मुझे, लेकिन ये कुछ लोग ज्वाइन इन करना चाह रहे हैं, 1 मिनट। खैर मैं ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये, हाँ ज्वाइन वीडियो की आई है रिक्वेस्ट। हाँ मैंने एक्सेप्ट किया है, हो रहा है। अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मैंने अपनी अम्मी की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं आज ये ट्रिब्यूट उनको देना चाहती थी, ये दिन उनका जिक्र करके सेलिब्रेट करना चाहती थी। और बस दैट्स इट। ये कुछ कनेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे? ये बिनते मानो के नाम से है कोई, आपको मैंने एक्सेप्ट किया है। आप मुनीब, थैंक यू सो मच बेटा ज्वाइनिंग इन। दानिश, आसमा यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? फ़ारूक खान जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन यार, कैसी हो? खैरियत से? डॉक्टर लाहौरी, थैंक यू यार फॉर ज्वाइनिंग इन। दानिश शबीर, इंसान की एक हद है और वो इसके आगे नहीं सोच सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। ये रब की ज़ात है जो लामहदूद है हर तरह से, हम लोग नहीं समझ सकते और हम नहीं जान सकते। और उसकी जो हिकमत है हर काम में, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हम हिकमत नहीं समझ सकते, हमें लगता है कि बस हम जिस हद तक सोच रहे हैं, हमें जो चीज़ ठीक लगती है वो ठीक है, हालांकि वो रब, उसको पता है यार मैंने ये इन सबको आगे तक लेकर चलना है, इन सबको मैंने टूटने भी नहीं देना, मैंने इनको बनाए भी रखना है, इनसे जुड़े रिश्तों को बनाए रखना है। तो मैं नहीं ये कर सकता, और वो मेक श्योर करता है कि वो ऐसा ना करे, और वो बड़ा प्यार करता है हम सबसे। ये लोग हैं यहाँ पे, जुनैरा इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। दीपा शेट्टी, ओ हाय दीपा। आतिफ द डिज़ाइनर, थैंक यू आतिफ फॉर ज्वाइनिंग इन। शॉ मोइज़ शॉ, थैंक यू मोइज़। माहीन, थैंक यू माहीन फॉर ज्वाइनिंग इन। आसमा वराइज, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो ये बिनते मानो, थैंक यू मानो, थैंक यू बिनते। मिनी कमाल, हेलो बेटा, क्या हाल है, कैसे मेरी जान? शम्स खान, थैंक यू। किंडर क्राफ्ट और आसमा यूसुफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, जैनब शेख, सारा सादत, मिनी कमाल, सदफ जंजुआ, थैंक यू एवरीवन। बस अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए, आप सबकी माओ को सलामत रखे। अगर किसी की अम्मा वफात पा चुकी हैं या वालिदैन में से कोई, तो अल्लाह पाक उन्हें उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यार 1 मिनट, ये कुछ अजीब ही चिक चिक हो जाती है। माया भट्ट, आफ्ताब इकबाल, आफ्ताब तारिक, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। यार आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कर लें, बिकॉज वीडियो तो मैंने अपना जो कंटेंट है वो ख़त्म कर लिया। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई पूछने हो तो।
वरना मैं इसको इजू, थैंक यू इजू। टी मलिक, थैंक यू। इमरान खान पीटीआई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इस वक्त मेरे साथ करंटली है आफ्ताब, तारिक, मुनीब, माया भट्ट, दानिश शबीर प्रॉबली। थैंक यू एवरीवन भाई, आप में से आप सब रुके यहाँ पर और आप सबका शुक्रिया। आफ्ताब तारिक, आप कहाँ से हैं? आप मेरा नंबर मांग रहे हैं। आप मुझे इंस्टा पे रब्ता कर सकते हैं। आप आप किस सिलसिले में मेरा नंबर मांग रहे हैं? आप इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई आपकी क्वेरी है या कुछ आप पूछना चाहते हैं। आई मेक वीलॉग्स, मोटिवेशन वीडियोस, और आप मुझे ट्रैक कर सकते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ठीक है, मैं इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम।